नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। ब्रिटिश इंडिया के दौर में साल 1931 में जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक केंद्र की सरकार की तरफ से जाति जनगणना नहीं करवाई गई है। अब तकरीबन 100 साल के इंतजार और बहुत लंबे संघर्ष के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार ने जाति जनगणना करवाने की मांग के सामने अपनी गर्दन झुका दी है। गर्दन झुका देने के शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जाति जनगणना की कार्रवाई न तो भारतीय जनता पार्टी के कोर विचार के साथ मेल खाती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो सबसे बड़े नेता चल रहे हैं, उनके पहले के वक्तव्यों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अगली जनगणना में जातियों की गणना करवाने की मंजूरी दे दी है, मगर अगली जनगणना कब होगी इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। मतलब खेला हो सकता है, जो खेला नरेंद्र मोदी की टीम करती रहती है। साल 2011 से लेकर अब तक 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जनगणना नहीं करवाई गई है। हर 10 साल पर करवाए जाने का नियम है। इसके बारे में भी कोई अता पता नहीं है कि आखिरकार जातिवार जनगणना करवाने का खाका क्या होगा, क्या ढांचा होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या प्रारूप होगा, कुछ भी अता पता नहीं है। सामाजिक न्याय पर बहुत लंबे समय से लिखते आ रहे और बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव का कहना है कि जातिवार जनगणना की घोषणा सामाजिक न्याय आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है, मगर अभी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता की जरूरत है। क्या पूरी जातिवार जनगणना होगी? मतलब भारत में जितनी भी जातियां हैं उन सबकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को दर्ज किया जाएगा या सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की गणना की जाएगी, इन कैटेगरी की गणना की जाएगी? अभी इसके बारे में किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। क्या जातिवार जनगणना कराते समय सरकार जमीन की मिल्कियत, सरकारी और प्राइवेट नौकरी, व्यापार और प्रोफेशन के जातिवार बंटवारे की सूचना दर्ज करेगी? क्योंकि जातियों की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के साथ इन सारी जानकारी को भी पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब भी यह साफ नहीं है कि जब जाति की गिनती होगी उसके बाद क्या सरकार संविधान की 9वीं सूची में जो संशोधन करके आरक्षण की 50% की रिजर्वेशन लिमिट को खत्म करेगी या नहीं? यह वह सारी चिंताएं हैं जो तभी साफ हो पाएंगी जब सरकार जाति जनगणना करवाने के लिए स्पष्ट खाका पेश करेगी, नोटिफिकेशन जारी कर यह बताएगी कि इस तरीके से जाति जनगणना होगी और क्या क्या उसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा कि जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि हेडलाइन तो दे दी गई, लेकिन इसमें डेडलाइन कहाँ है? मतलब कब तक होगा जाति जनगणना? जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि ऐसे काम में नरेंद्र मोदी कितने माहिर हैं। इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने कहा है, जयराम रमेश का कहना है कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर के पूरा रोड मैप सामने रखे। हम कई सालों से जनगणना का इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले तो जाति शब्द का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक जातिगत जनगणना की बात कर दी सरकार ने, जबकि साल 2025-26 के बजट में सेंसस कमिश्नर के ऑफिस, जिस पर जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए सिर्फ 575 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे पहले खुद दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी देश को बता चुके हैं कि जनगणना कराने में तकरीबन 8,254 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार 575 करोड़ रुपए में कौन सी जनगणना करवाएगी? मतलब कांग्रेस यह आशंका जता रही है कि क्या वाकई जात का पर्दा उठेगा या केवल यह हेडलाइन है, क्योंकि डेडलाइन तो गायब है। कहीं सरकार जिस तरह से हर मामले में खेला कर देती है, यहां पर तो ना खेला कर दे। अब खबर से थोड़ा आगे चलते हैं। अब तक जो होता आया है वह यह है कि सरकार जनगणना करवाते समय शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एससी, एसटी ग्रुप और सब ग्रुप की गणना करती आई है, मगर अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी और जनरल की गणना नहीं करती है। एक लिहाज से कहें तो इसका पता नहीं चलता है, जो अब तक गणना होती आई है, जनगणना होती आई है, उससे इसका पता नहीं चलता है कि भाई ओबीसी और जनरल कास्ट के लोग कितने हैं और इनके भीतर जो जातियां हैं उनकी स्थिति क्या है और भारत की सभी जातियों की स्थिति क्या है। जातिवार जनगणना की मांग करवाने वाले का तर्क हमेशा यह रहा है कि सरकारी नौकरियों में, सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों पर, अदालतों में, शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ऊंची जातियों का है।
समाज की बहुत बड़ी आबादी निचली जातियों से आती है। वो लोग कहते हैं कि भाई 90% आबादी निचली जातियों से आती है, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी से आती है, मगर उसे चलाने वाले समूह में ज्यादातर ऊंची जाति के लोग भरे हुए हैं। जाति की जो अदृश्य और मजबूत दीवार है उसे तोड़ने के लिए भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए। यह पता चलना चाहिए कि हर जाति की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक हैसियत क्या है और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जाति जनगणना की मांग करने वाले यह तर्क देते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था के लिए 50% की जो लिमिट लगा रखी है वह लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तभी तोड़ दी जब गैर एससी, एसटी और ओबीसी समूह से आने वाले समूह के बीच में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की तहत कैटेगरी बनाते हुए 10% की आरक्षण की व्यवस्था कर दी। यानी जातिवार जनगणना की मांग करने वालों की मांग यह भी रही है कि आरक्षण की व्यवस्था के लिए निर्धारित 50% की लिमिट को तोड़ दिया जाए। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। क्या ऐसा होता है कि भाई जातिवार जनगणना से जो आंकड़े निकल करके आते हैं उस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था होती है या नहीं और 50% का लिमिट टूटता है या नहीं। अब थोड़े वैसे सवालों पर बात कर लेते हैं जो जातिवार जनगणना की जब भी मजबूत चर्चा होती है तो स्वाभाविक तौर से उठने लगते हैं। ज्यादातर लोग यह कहते हैं चर्चा करते समय कि कौन जात हो, यह सवाल बेकार सवाल है। जाति को गिनना केवल राजनीति है, इसका कोई मकसद नहीं है। जाति को गिनने से केवल जातिगत चेतना बढ़ेगी, किसी तरह का सोशल जस्टिस स्थापित नहीं होगा। एक एक करके जवाब दिया जाए तो जवाब यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि कौन जात हो ऐसा सवाल अक्सर इस मकसद से पूछा जाता है कि सामने वाले की जाति जान करके उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाए। लेकिन जनगणना के समय कौन जात हो यह सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय गणना की जा रही है। क्योंकि भारत एक ऐसे समाज है जहां जाति भले आंखों के सामने ना दिखाई देती हो, लेकिन अदृश्य ताकत के तौर पर इतने गहरे तरीके से काम करती है कि समान व्यवहार का मूल्य, समान व्यवहार का वैल्यू पूरी तरह से चरमरा जाता है ही नहीं। इसीलिए जाति नामक व्यवस्था ने सदियों से भारतीय समाज में भेदभाव की जो दरारें पैदा की हैं उन्हें खत्म करने के लिए, सही दिशा में पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी है कि जातिवार जनगणना की जाए और यह पूछा जाए कि कौन जात हो भाई। यह बात भी बिल्कुल सही है कि जाति को गिनना एक तरह की राजनीति है, लेकिन इसके साथ यह बात भी बिल्कुल सही है कि जाति को न गिनना भी एक तरह की राजनीति है। सामाजिक न्याय के विषय के विद्वान प्रोफेसर सतीश देशपांडे कहते हैं कि जो अपनी जाति की वजह से फायदे की स्थिति में है वह कभी यह नहीं कहते कि जाति को न गिनना भी एक तरह की राजनीति है, लेकिन जैसे ही जाति को गिनने की बात आती है वह कहते हैं कि यह तो केवल राजनीति है भाई, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जहां तक इसकी बात रही कि जाति को गिनने से जातिगत चेतना बढ़ेगी तो यह बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जाति को न गिनने से जातिगत चेतना खत्म हो जाएगी, यह बात भी बिल्कुल गलत है। जाति को गिनने से जातिगत चेतना बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जाति को न गिनने से यह तय है कि जातिगत चेतना कभी नहीं खत्म होने वाली। प्रोफेसर सतीश देशपांडे बताते हैं कि जातिवार जनगणना को ऐसे नहीं पेश करना चाहिए जैसे कि बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति कर दी गई हो, पूरे समाज में समानता स्थापित कर दिया गया हो। जातिवार जनगणना का महत्व केवल इतना है कि यह समानता स्थापित करने के साधन, एक टूल्स के तौर पर केवल एक शुरुआती साधन है। प्रोफेसर सतीश देशपांडे कहते हैं कि जातिवार जनगणना का महत्व केवल इतना है कि यह समाज में समानता स्थापित करने के मंजिल में केवल एक शुरुआती रास्ता है, जिससे यह पता चलेगा कि आखिरकार जातियों की स्थिति क्या है। जब तक जातियों की स्थिति सही तरह से पता नहीं चलती तब तक भारतीय समाज के भीतर मौजूद असमानता पर पर्दा ही लगा रहेगा। जब यह पर्दा हटेगा तो स्वाभाविक बात है कि हितों की टकराहट बढ़ेगी, हितों की राजनीति बढ़ेगी। पिछले 30 साल से हम देख ही रहे हैं कि ओबीसी किस तरीके से, जब ओबीसी को आरक्षण मिला तो उसके बाद से किस तरह से हितों की टकराहट राजनीति में बढ़ी है। लेकिन हितों की राजनीति के उस पार ही न्याय की राजनीति है। प्रोफेसर सतीश देशपांडे कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना से हासिल हुए जातियों की संख्या का इस्तेमाल अगर केवल राजनीतिक गोलबंदी के लिए किया जाएगा,
राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए किया जाएगा, इस हिसाब से सही सामाजिक आर्थिक नीति नहीं बनेगी। जातिवार जनगणना से निकले आंकड़ों के हिसाब से केवल राजनीति होगी, राजनीतिक मोबिलाइजेशन होगा, नीति नहीं बनेगी, तो जातिवार जनगणना का साधन समानता के साध्य को, समानता के मंजिल को पाने से भटक जाएगा। प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद जो चिंता को जाहिर किया है, उस चिंता को थोड़ा बिहार की जातिगत जनगणना से निकले आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े साल 2023 के अंत में जारी हो गए थे। एक उदाहरण से समझिए। इन आंकड़ों में से पता चला कि बिहार में दुसाध, चमार, मुसहर, पासी, धोबी जैसी जातियां मिलकर के जो शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी का निर्माण करती हैं, उस शेड्यूल्ड कास्ट की बिहार की कुल आबादी में जनसंख्या तकरीबन 20% के आसपास है। और इस शेड्यूल्ड कास्ट में महीने में 50,000 रुपये महीना से ज्यादा कमाने वाले परिवारों की संख्या महज 1.72% है। एससी में केवल 0.51% ऐसे परिवार हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। इस एससी कैटेगरी में बीटेक, बीए, एमबीबीएस, पीजी, पीएचडी जैसी सभी डिग्रियों को मिला दिया जाए तो यह डिग्रियां केवल 0.39% आबादी के पास है। जातिवार जनगणना से बिहार के करीब 20% आबादी के लिए इतने भयावह आंकड़े सामने आए, मगर उसके बाद भी 2 साल बीत गए हैं। जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अभी तक किसी तरह की ठोस पॉलिसी मेकिंग प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार के जातिगत जनगणना से निकले आंकड़े बिहार के पूरे समाज के बारे में बता रहे हैं। उस हिसाब से जिस तरह की राजनीति बिहार में होनी चाहिए, उस तरह की राजनीति नहीं हो रही है। बिहार में जाति का नाम तो सुनाई देता है, मगर जाति से आगे बढ़कर के जाति जनगणना के आधार पर जन कल्याण के लिए क्या रास्ता बनाया जाए, इस पर किसी भी तरह की ठोस चर्चा और ठोस राजनीति नहीं हो रही है। बिहार सरकार ने केवल उद्यमी योजना नाम से योजना शुरू की है। जो योजना यह कहती है कि जाति जनगणना के बाद से यह पता चला कि बिहार में हर जातियों को मिलाकर के तकरीबन 94 लाख परिवार 6,000 रुपये महीने से कम की आमदनी पर जी रहे हैं। इन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उद्यमी योजना शुरू कर रही है, जिस योजना के तहत जिनकी आमदनी महीने में 6,000 रुपये से कम है वह आवेदन करेंगे और उन आवेदनों में से 60,000 लोगों को चुन करके उन्हें किसी ना किसी तरह का उद्यम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए सरकार लोन देगी, कर्ज देगी। अब इस उद्यम के लिहाज से बहुत ही कमजोर योजना की हालत यह है कि बिहार में किसी भी गांव देहात में आप जाकर घूमिए, ज्यादातर लोगों की इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है। यह बिहार के जातिगत जनगणना से निकले आंकड़ों का हाल है, मतलब आगे कुछ बढ़ा ही नहीं गया। अंत में जातिगत जनगणना को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वह यह है कि अगर सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, अगर भारत की इकॉनमी इस तरह से नहीं चलती है कि जितने को रोजगार चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, उतनों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो जातिगत जनगणना से निकले जाति के आंकड़े केवल वोट की मोबिलाइजेशन का साधन बनकर रह जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों का राजनीतिक तर्क उठाकर देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि सोशल जस्टिस की राजनीति करने वाले केवल रिप्रेजेंटेशन की राजनीति करते हैं, केवल रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, वह भी केवल केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों के प्रतिनिधित्व तक, जिनकी संख्या कुल संगठित क्षेत्र की नौकरियों में मुश्किल से भारत में 2% भी नहीं है। यानी जाति की गिनती के ऐलान में सोशल जस्टिस की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन सफर बहुत लंबा है। और सवाल यह भी है कि क्या जाति से पर्दा उठेगा या यह केवल हेडलाइन है, क्योंकि सब कुछ साफ नहीं है। शुक्रिया।